अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर जो है वो स्ट्रेटजिक फाइनेंस पे है और जिसके अंदर हम बात करेंगे लीजिंग पे। ये लीजिंग का मैकेनिज्म क्या होता है और लीजिंग चैप्टर जो है वो हमारा आज का टॉपिक होगा। तो जी हमारा जो आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 21 एंड इट इज़ लीजिंग। और इसके अंदर जो है वो हम बात करेंगे लीजिंग के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के ऊपर। और इसमें जो है वो हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो है ऐसा वो वो हेडफोन था। लीजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि लीजिंग में जो है वो हमारे पास डिफरेंट, सबसे पहले कि लीजिंग का मतलब क्या है और लीजिंग में हमारे पास जो डिफरेंट कंसेप्ट हैं वो क्या हैं और इसकी डिफरेंट टाइप्स जो है वो कौन कौन सी हो सकती हैं और इससे रेलेवेंट इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। तो ये जो चैप्टर है ये आप कॉर्पोरेट फाइनेंस इन रोज वेस्टरफील्ड की जो बुक मैंने आपको फॉरवर्ड की हुई है उसके अंदर से जो है वो ये हमारा चैप्टर है। इसमें जो है वो अब हमारी जो फर्दर डिस्कशन, ये जो हमारी चैप्टर आउटलाइन है इसमें से कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। कुछ चीज़ें जो है वो थोड़ी सी इरेलेवेंट है, उनको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ लीजिंग की बात करेंगे कि हमारे पास लीजिंग में जो है वो डिफरेंट टाइप्स है वो कौन कौन सी हैं। अकाउंटिंग एंड लीजिंग की हम बात करेंगे कि लीजिंग को अकाउंटिंग में कैसे एडजस्ट किया जाता है और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो लीजिंग का क्या होता है। टैक्सेस एंड लीजेस की बात करेंगे कि लीजेस और टैक्सेस का आपस में रिलेशनशिप क्या है। उसके बाद जो कैश फ्लोज ऑफ लीजिंग है, डेट टू अराउंड डिस्काउंटिंग है, एनपीवी एनालिसिस है, डेट रिप्लेसमेंट है और डज लीजिंग एवर पे। तो ये जो 3-4 टॉपिक्स हैं इनको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। इनको हम यहाँ पे वो लीजिंग की वो जो विच कोर एरियाज है उनको डिस्कशन करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास एक ही वीक है। और उसके बाद लास्ट पे जो हमारे पास रीजंस फॉर लीजिंग है और सम अनआंसर्ड क्वेश्चन है, इनके ऊपर जो हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लीजिंग, कि लीजिंग है क्या। और इसमें जो है सबसे पहले अगर हम लीजिंग बेसिक्स की बात करें, अ लीज इज ए कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन अ लेसी एंड अ लेसर। तो जब हम लीज की बात करते हैं तो यहाँ पे जब हमारे पास दो पार्टीज होती हैं, इसमें एक हमारे पास लेसी है और दूसरा हमारे पास जो है वो लेसर है। अब लेसी बेसिकली क्या है? लेसी जो है वो पार्टी है, सबसे पहले लीज क्या है? आप किसी एसेट को, किसी दूसरे पर्सन को, आप ओन कर रहे हैं एसेट को और आप उसको किसी दूसरे पर्सन को हैंड ओवर करते हैं फॉर यूज, और उसके अगेंस्ट वो पर्सन जो उसको यूज कर रहा होगा वो आपको कोई रेगुलर पेमेंट्स जो है वो देता रहेगा। अब इसमें जो यूजर है वो पार्टी जो एसेट को यूज करेगी और उसके अगेंस्ट पेमेंट्स देगी वो लेसी होती है, पार्टी जो है उसको लेसी कहते हैं। और वो पर्सन जो एसेट हैंड ओवर कर रहा है जिसकी ऑनरशिप है और जो उसके अगेंस्ट पेमेंट रिसीव करेगा वो लेसर होता है। सो द एग्रीमेंट एस्टैब्लिशेस दैट द लेसी हैज द राइट टू यूज एन एसेट एंड इन रिटर्न मस्ट मेक पीरियोडिक पेमेंट्स टू द लेसर। तो इसमें जो है वो ये एग्रीमेंट है जो इस चीज को एस्टेब्लिश करता है, डेवलप करता है कि जो लेसी होगा उसके पास ये राइट होगा कि वो एसेट को जो है वो यूज करे और उस एसेट की उसकी ऑनरशिप नहीं होगी लेकिन वो उस एसेट को जो है वो यूज करेगा और उस एसेट को यूज करने के अगेंस्ट जो दूसरी पार्टी होगी लेसर, उसको जो है वो रेगुलर पीरियोडिक पेमेंट जो है वो करता रहेगा। सो द लेसर इज इधर द एसेट्स मैन्युफैक्चरर और एन इंडिपेंडेंट लीजिंग कंपनी। अब जो लेसर है वो कौन हो सकता है? लेसर जो है वो एसेट का मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, मींस जो पर्सन उस एसेट को मैन्युफैक्चर कर रहा है वो खुद भी जो है वो उसको लीज कर सकता है, या ये कोई इंडिपेंडेंट लीजिंग कंपनी भी हो सकती है। और अगर ये इंडिपेंडेंट लीजिंग कंपनी है तो इसका मतलब है कि वो एसेट को मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, वो जो मैन्युफैक्चर होगा उससे उस एसेट को परचेज करेंगे और आगे लेसी को जो है वो हैंड ओवर कर देंगे। तो जो लेसर है यहाँ पे दो सर्कमस्टांसेस आपके पास प्रिवेल कर सकती हैं कि या जो मैन्युफैक्चरर है वो खुद जो है उस एसेट को लीज कर दे लेसी को, या अगर कोई इंडिपेंडेंट लीजिंग कंपनी है जैसे ऑरिक्स लीजिंग है और बाकी और लीजिंग कंपनी होती हैं तो वो फिर क्या करेंगी, वो परचेज करेंगी एसेट को मैन्युफैक्चरर से और उसके बाद जो है वो उसको हैंड ओवर कर देंगी लेसी को। So if the lessor is an independent leasing company, it must buy the asset from a manufacturer। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर लेसर जो है
वो इंडिपेंडेंट लीजिंग कंपनी है, तो उसे क्या करना पड़ेगा कि वो मैन्युफैक्चरर से उस एसेट को बाय करेगा और उसके बाद वो लेसी को हैंड ओवर कर देगा। Then the lessor delivers the asset to the lessee and the lease goes into effect. और लेसर लाइक इंडिपेंडेंट लीजिंग कंपनी है, उसने मैन्युफैक्चरर से एसेट लिया और उसके बाद उसने जो है वो उस एसेट को हैंड ओवर कर दिया लेसी को, लेसी अब उसको यूज करेगा और आपका लीज एग्रीमेंट जो है वो स्टैब्लिश हो जाएगा। ये हमारे पास की बेसिक थी लीजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जस्ट डिफरेंशिएट फ्रॉम दिस डायग्राम दैट इज बाइंग वर्सेस लीजिंग। तो सबसे पहले हम इस चीज को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे कि जो कंपनी है, जो यूजर है एसेट का, उसके पास दो ऑप्शन होती हैं कि या तो वो उस एसेट को बाय करे, उसके अगेंस्ट पेमेंट करे, फंडिंग अरेंज करे और उस एसेट को यूज कर ले, जिसको हम बाय डिसीजन कहते हैं। या सेकंड उसके पास ऑप्शन ये होती है कि वो अगर अपनी फंडिंग नहीं लगाना चाहता तो वो किसी या तो मैन्युफैक्चरर से या लेसर से उस एसेट को लीज करें, उस एसेट को यूज करें और उसको यूज करने के अगेंस्ट पीरियोडिक पेमेंट्स जो है लेसर को देता रहे। अब इन दोनों डिसीजन में बात करेंगे कि यहाँ पे कैश फ्लोज का सिस्टम क्या होगा, किस तरह से जो है वो आपके पास ये एक्टिविटीज का फ्लो क्या होगा। तो फर्स्ट फोकस ऑन दिस बाय डिसीजन। बाय डिसीजन में हम ये सपोज कर रहे हैं कि फर्म ये डिसीजन लेती है कि हमने एसेट बाय करना है, लीज नहीं करना। सो फर्म यू buys asset and uses assets, financing raised by debt and equity। तो फर्म यू के हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं। तो फर्म यू ने उस एसेट को बाय करना है और उसके साथ उसने उस एसेट को जो है वो यूज करना है और जब वो उस एसेट को बाय करेगी तो डेफिनेटली उसके अगेंस्ट उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, फाइनेंसिंग चाहिए होगी और वो फाइनेंसिंग उसके पास कहाँ से आएगी, वो डेट या इक्विटी से जो है वो उसको एक्यूमुलेट करेगी। सो मैन्युफैक्चरर ऑफ एसेट इज देयर। तो फर्म यू बाय एसेट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। तो इस मैन्युफैक्चरर से जो फर्म यू है वो उस एसेट को बाय कर लेगी। जब वो उस एसेट को बाय करेगी मैन्युफैक्चरर से, देयर वुड बी टू कैरेक्टरिस्टिक्स। द फर्म यू यूजेस द एसेट एंड इट आल्सो ओन्स द एसेट। तो फर्म यू उस एसेट को यूज भी करेगी और वो उस एसेट का ओनर भी होगी। सो अब इसके लिए जो ओनरशिप उसने ली है, जिसके लिए उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, वो फाइनेंसिंग कहाँ से आएगी? वो फाइनेंसिंग जो है वो उसको दो तरह से फाइनेंसिंग आएगी, इक्विटी शेयर होल्डर से और क्रेडिटर से। उसको इक्विटी से फंडिंग रेज करनी पड़ेगी या क्रेडिटर से फंडिंग रेज करनी पड़ेगी। सो क्रेडिटर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर सप्लाई फाइनेंसिंग टू फर्म यू। तो क्रेडिटर या इक्विटी शेयर होल्डर जो होंगे वो फर्म को फाइनेंसिंग जो है वो सप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास उस सूरत में है जब फर्म बाय डिसीजन लेगी। अब इन केस अगर फर्म जो है वो बाय डिसीजन नहीं करती, वो लीज डिसीजन करती है, वो ये सोचती है कि हमने इस एसेट को यूज करना है, तो बजाय इसके हम इस एसेट को बाय करें, इससे ज्यादा बेहतर ये है कि हम इस एसेट को जो है वो लीज कर लें। सो फर्म यू लीजेस एसेट फ्रॉम द लेसर एंड द लेसर फर्म यू लीजेस द एसेट फ्रॉम द लेसर एंड द लेसर ओन्स द एसेट। तो लीज डिसीजन में क्या होगा? जो फर्म यू है वो एसेट को लीज करेगी लेसर से और उसका जो ओनरशिप टाइटल होगा वो लेसर के पास होगा। तो इस सूरत में आपके एक्टिविटीज का फ्लो जो है वो क्या होगा? इस सूरत में आपका एक्टिविटीज का फ्लो कुछ इस तरह से होगा। मैन्युफैक्चरर ऑफ एसेट होगा आपके पास। मैं इस मैन्युफैक्चरर ऑफ एसेट से जो लेसर है वो बाय करेगा एसेट। अगर ये इंडिपेंडेंट लीजिंग कंपनी है तो डेफिनेटली ये एसेट इसके पास मौजूद नहीं होगा। ये इसको कहाँ से करेगा? ये इसको बाय करेगा एसेट से, मैन्युफैक्चरर से। और जब ये इसको बाय करेगा तो इसकी टू कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। इट ओन्स द एसेट, एसेट इसकी ओनरशिप में होगा, बट इट डज नॉट यूजेस द एसेट। लेकिन ये उस एसेट को यूज नहीं करेगा। इस केस में जो लेसर है वो ओनरशिप तो रखता है एसेट की, लेकिन उसका पर्पज उस एसेट को यूज करना नहीं है। उसके बाद वो इस एसेट को हैंड ओवर कर देगा फर्म यू को। फर्म यू लीजेस एसेट फ्रॉम द लेसर। तो लेसी इज फर्म यू। तो यहाँ पे लेसर हो गया आपके पास और ये लेसी आ गई फर्म यू। अब फर्म यू की भी जो है यहाँ पे टू कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। इट यूजेस द एसेट, ये इस एसेट को जो है वो यूज करेगी
बट इट डज नॉट ओन द एसेट, ये इस एसेट को ओन जो है वो नहीं करेगी, ओनरशिप टाइटल इसके पास नहीं होगा। तो जब आप किसी एसेट को लीज करते हैं तो जो आपकी ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स थी ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ओनरशिप टाइटल जो है वो लेसर के पास चल जाता है और जो यूज ऑफ एसेट है वो लेसी के पास चला जाता है। अब चूंकि लेसर ने इस एसेट को परचेज किया है तो इसको भी पेमेंट करनी पड़ेगी, तो अगेन ये भी जो फाइनेंसिंग रेज करेंगे वो इक्विटी शेयर होल्डर से फाइनेंसिंग रेज करेंगे या क्रेडिटर से जो है वो फाइनेंसिंग रेज करेंगे। तो क्रेडिटर्स एंड शेयर होल्डर सप्लाई फाइनेंसिंग टू द लेसर। तो ये सिस्टम होगा हमारे पास जब फर्म बाय डिसीजन करती है या फर्म जो है वो जब लीज डिसीजन करती है, तो उसमें एक्टिविटीज का फ्लो इस तरह से जो है वो डिफरेंट हो सकता है हमारे पास। तो इसके बाद जब अब हम फर्दर बात करेंगे टाइप्स ऑफ लीजिंग पे कि हमारे पास लीजिंग की जो है वो डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप इज ऑपरेटिंग लीजेस। हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है लीज की वो ऑपरेटिंग लीज है। सो यूजुअली अब इसमें हम बात करते हैं कि ऑपरेटिंग लीज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। Usually the operating leases are not fully amortized. This means that the payment required under the terms of the lease are not enough to recover the full cost of the asset for the lessor. Means operating leases की जो characteristics हैं इसके अंदर ये है कि इसमें जो आपका एसेट है उसकी जो वैल्यू है वो फुली अमोर्टाइज नहीं होती। जिसका मतलब ये है कि लेसर ने जो पेमेंट्स की हैं, जो लेसी पेमेंट कर रहा है लेसर को, वो पेमेंट की जो एग्रीगेट वैल्यू है वो उसकी कॉस्ट को जो है वो पूरा नहीं कर रही, या आप ये कह लें कि उसकी जो इकोनॉमिक लाइफ है, फॉर एग्जांपल आपने एक इक्विपमेंट ली, उसकी लाइफ जो है वो 10 इयर्स है, उसकी कॉस्ट 10 इयर्स में पूरी होगी, लेकिन आपने लीज की है 7 इयर्स के लिए। तो अगर आपने 7 ईयर के लिए लीज की है तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट 7 ईयर्स में पूरी जो है वो नहीं होगी। तो या तो उसके बाद आप उस एसेट को लेसर वापस ले लेगा और फिर आगे उसको लीज आउट करेगा, या अगर उस फर्म को फर्दर जरूरत होगी तो वो उस अपने लीज कॉन्ट्रैक्ट को रीन्यू कर लेगी। सो इट यूजुअली रिक्वायर द लेसर टू मेंटेन एंड इंश्योर द एसेट। और ऑपरेटिंग लीज में जो एसेट की जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है और जो इंश्योरेंस है वो लेसर के जिम्मे होती है। लेसर ने उस एसेट को मेंटेन भी करना होता है और उसको इंश्योरेंस भी करवानी होती है। लेसी इंजॉयज अ कैंसिलेशन ऑप्शन। इसमें जो है वो लेसी के पास कैंसिलेशन ऑप्शन होती है कि वो अगर ये समझता है तो वो अपनी लीज को एक स्पेसिफिक टाइम के बाद कैंसिल कर सकता है। दिस ऑप्शन gives the lessee the right to cancel the lease contract before the expiration date. इससे आपको क्या होता है कि सपोज आपने 7 ईयर के लिए लीज एग्रीमेंट किया, लीज कॉन्ट्रैक्ट किया, और आप कहते हैं कि 3 ईयर्स के बाद लेसी के पास कैंसिलेशन ऑप्शन होगी ऑपरेटिंग लीज में। तो इसमें क्या होगा कि आफ्टर 3 ईयर अगर जो है वो लेसी को उस एसेट की जरूरत नहीं है तो वो उस लीज को कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर कर सकता है, वो उसको डिसकंटिन्यू जो है वो कर सकता है। ये तो हमारे पास ऑपरेटिंग लीज। जो सेकंड टाइप है हमारे पास लीज की, दैट इज फाइनेंशियल लीज। तो फाइनेंशियल लीज इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ ऑपरेटिंग लीज। इट डू नॉट प्रोवाइड फॉर मेंटेनेंस और सर्विस बाय द लेसर। इसके अंदर जो है वो जो लेसर है उसने ना ही उस एसेट की मेंटेनेंस करनी है, ना ही सर्विस करनी है, ना ही इंश्योरेंस करवानी है। ये सारी चीजें जो है वो लेसी के जिम्मे होती हैं। फाइनेंशियल लीजेस आर फुली अमोर्टाइज, और मोस्टली जो फाइनेंशियल लीजेस होती हैं ये फुली अमोर्टाइज की जाती हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे हम गाड़ी की लीज की बात कर रहे हैं तो इट कैन बी काइंड ऑफ फाइनेंशियल लीजेस, जिसके अंदर वो फुली अमोर्टाइज हो जाती हैं और उसके बाद वो लेसी की ओनरशिप में आ जाती है। द लेसी यूजुअली हैज अ राइट टू रिन्यू द लीज एट एक्सपायरी। लेसी के पास एक राइट होता है कि जब फाइनेंशियल लीज एक्सपायर हो जाएगी तो वो चाहे तो अपने लीज एग्रीमेंट को रीन्यू कर सकता है अगर उसको उस एसेट की जरूरत है। एंड जनरली फाइनेंशियल लीजेस कैन नॉट बी कैंसल्ड, दैट इज द लेसी मस्ट मेक ऑल पेमेंट और फेस द रिस्क ऑफ बैंकरप्सी। तो फाइनेंशियल लीज की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें जो लेसी है उसके पास कैंसिलेशन ऑप्शन जो है वो नहीं होती, उसको सारी लीज पेमेंट्स करनी है, और अगर वो लीज पेमेंट नहीं कर पाएगा
तो उस सूरत में वो बैंकरप्ट हो जाएगा, उसको वो ये लायबिलिटी बन जानी है उसकी जो है, उसको लीज पेमेंट हर सूरत में करनी हो। उसके बाद अगर हम इसकी नेक्स्ट टाइप पे जाएं, सेल एंड लीज बैक। एक्सक्यूज मी सर जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ लीज, सेल एंड लीज बैक। इट इज ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ फाइनेंशियल लीज। ये फाइनेंशियल लीज की एक सब टाइप है। occurs when a company sells an asset it already owns to another firm and immediately leases it from them। ये लीज की जरूरत कैसे पड़ती है, जैसे इसकी नेचर बता रही है सेल एंड लीज बैक। तो किसी कंपनी के पास कोई एसेट है, वो उस एसेट को यूज भी करना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ उनको कैश की जरूरत है और वो चाहते हैं इस एसेट को सेल भी कर दिया जाए। मींस वो उस एसेट को सेल करके कैश क्यूमुलेट करना चाहते हैं, कैश इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उस एसेट को यूज भी करना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो किसी लेसर के साथ, लीजिंग कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनको वो एसेट सेल कर देते हैं और उनको कैश मिल जाता है, और उसके साथ ही उनसे सेल एंड लीज बैक एग्रीमेंट कर लेते हैं, और वही लेसर उनको वो एसेट यूज करने के लिए भी दे देता है। occurs when a company sell an asset it already owns to another firm and immediately leases it from them। तो वो ये उस वक्त होता है जब कोई कंपनी, कोई फर्म किसी एसेट को सेल करती है जो उनकी ओनरशिप में है, और फौरी तौर पे उसको फिर लीज बैक कर लेती है। सो टू सेट ऑफ कैश फ्लो, इसके अंदर दो तरह के कैश फ्लोज आते हैं। द लेसी रिसीव्स कैश टुडे फ्रॉम द सेल। लेसी जब उस एसेट को सेल करता है तो उसको सेल से कैश रिसीव होता है, and the lessee agrees to make periodic lease payments thereby retaining the use of the asset। और सेकंड कैश फ्लो, पहला कैश फ्लो लेसर से लेसी का आया कि लेसर ने पेमेंट की लेसी को, तो लेसी ने कैश रिसीव किया सेल ऑफ एसेट का। सेकंड कैश फ्लो आता है फ्रॉम लेसी टू लेसर, कि लेसी जो है वो एसेट को यूज करेगा और उसके अगेंस्ट जो है वो लेसर को पीरियोडिक पेमेंट करता रहेगा। यहाँ पे दो कैश फ्लो जो है वो आपके पास आते हैं। An example of a sale and leaseback occurred when the city of Oakland, California used the proceeds of a sale of its city hall and 23 other buildings to help meet the liabilities of the $150 million पुलिस एंड रिटायरमेंट सिस्टम। तो ये एक एग्जांपल हमने लिया। यहाँ पे कैलिफोर्निया में सिटी ऑफ ऑकलैंड के पास कुछ बिल्डिंग्स थी और उन्होंने उसके साथ साथ लाइबिलिटी भी जो है पे ऑफ करनी थी $150 मिलियन की, जो पुलिस और रिटायरमेंट सिस्टम था। तो एज पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन ऑकलैंड लीज बैक द बिल्डिंग टू ऑब्टेन देयर कंटिन्यूड यूज। तो सिटी ऑफ ऑकलैंड ने वो बिल्डिंग एक लीजिंग कंपनी को सेल कर दी, उनके पास लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए कैश आ गया, और उसके साथ साथ जो है वो उन्होंने उसको जो है वो यूज करने के लिए भी ले लिया। लास्ट हमारे पास ये हमारे पास लास्ट मिनट है,